नमस्कार, प्रणाम। आइए, कल वार्ता चल रही थी सूर्य के 8वें महीने का, वृश्चिक संक्रांति का। जहाँ सूर्य का 8वां महीना शुरू होता है वहीं ऋतु में हेमंत की शुरुआत हो जाती है। यानी जिस ऋतु में हम चल रहे हैं उसका नाम हेमंत ऋतु है। बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हेमंत का व्यक्तित्व कैसा है, हेमंत का रोल क्या है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका नाम हेमंत क्यों रखा गया, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये हेमंत ऋतु कैसी रहेगी देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए, इन तमाम सारे विषयों पर वार्ता आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो सब्जेक्ट है पर्सनालिटी ऑफ हेमंत। हेमंत का व्यक्तित्व कैसा होता है और हेमंत का प्रभाव। आइए, जब हम हेमंत की बात करते हैं तो शब्द आया है हिमांतः। जैसे कहते हैं कि हिम माने ठंडा, बर्फ, अंतः माने जब हिम अपने क्लाइमेक्स पे होता है, तो ऐसे कहते हैं हिमांत। हेमंत माने जब ठंड अपने क्लाइमेक्स पे होता है, रातें खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं, दिन बड़ा छोटा हो जाता है। रात्रि में जीवन की प्रधानता है। रात्रि मातृसत्ता है, धातृसत्ता है, रात्रि रचनाकार है, रात्रि स्त्री सत्ता है, और रात्रि अंधकार हमारे जीवन का मूल है। हमारे जीवन की संरचना का जड़ है रात्रि। माँ के घर में तो रात्रि ही होती है, निशाई होता है जहां हम 9 महीने पलते हैं। और जितने अच्छे रचनाकार, अच्छे कवि, कलाकार, साहित्यकार, साहित्य मर्मज्ञ होते हैं, वैसे प्रधान ऋतुओं में ही होते हैं, रात्रि प्रधान होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण भी ले लिया जाए तो समझाने में आसानी होगी भाई। हेमंत का मालिक ग्रह का नाम बृहस्पति। अब हेमंत का मालिक बृहस्पति क्यों होता है? यह आकाश तत्व का प्लेनेट है, और हेमंत का अधिपति कैसे है? बृहस्पति का एक नाम है जिसे कहते हैं जीव। जीव जीव जो जीव की संरचना है, रात्रि सत्ता इसका आधार है। और जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है, ये फीमेल बॉडी मेल हार्मोन बनाता है। मैं कई बार कह चुका हूं, इसमें रातें बड़ी होती हैं। ये दक्षिणायन के सबसे अंतिम ऋतु है। इस ऋतु का प्रारंभ शुरू हो रहा है 16 नवंबर से। कब तक चलेगा? 15-16 दिसंबर तक इस ऋतु का रहेगा प्रभाव। 2 संक्रांतियां इसमें आती हैं, पहले वृश्चिक है, फिर धनु संक्रांति, यानी 8 नंबर 9 नंबर। यानी अगर गिनतियों की बातें करें तो ये बीती हुई गिनतियां हैं, 8 नंबर 9 नंबर। हाँ, जहां 9 है उसे अंकांत भी कहते हैं। और हमारे यहाँ जब ये 9 नंबर की संक्रांति आती है तो हम कहते हैं सब खरमास लग गया है, कोई शुभ कार्य नहीं होगा, क्योंकि अंत को हम कहते थोड़ा अशुभ मानते हैं। अतः हम इसको अंत को थोड़ा ऐसे कार्यों में जो खुशी मनाना हो, जश्न मनाना हो, हम थोड़ा इससे हम बचते हैं। चाहे वो मीन संक्रांति हो या धनु संक्रांति हो, दोनों संक्रांति हो। पर यही 9 नंबर हमारे कुंडलियों में भाग्य भाव होता है। और एक और नाम उसको धर्म भी कहते हैं, धर्म भाव, धर्म कर्म 9 भाव कहते हैं। ऐसा क्यों भाई, तो क्यों कहा गया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि 9 अंका नाम अंत, और अंत का जो संज्ञान होता है ना, वो बड़ा अच्छा हमें धर्म की शिक्षा देता है, एक बोध कराता है जीवन का कि देखो भाई ये जीवन बड़ा नश्वर है, अतः अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये मिला है तुम्हें अपने निहित कर्तव्यों के पालन करने के लिए। यानी जो भी करो उसमें धर्म को धारण करो ना, और जो धर्म को धारण करके कार्य करता है उसमें खो जाता है, उसे थकान वकान नहीं आती। सही बात है। वो कार्य जिसमें धर्म को धारण कर लिया जाए, उस कार्य में साधक बन लिया जाए, कार्य में खो लिया जाए ना, वो बड़ा आनंदमय होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण की बातें बदल लिया जाए भाई।
हेमंत ऋतु में तो वैसे तो कई पर्सनालिटीज पैदा हुई। पंडित नेहरू भी अगर देखा जाए तो हेमंत के प्रारंभ में 14 नवंबर को उस वर्ष में जब 1889 में जब पंडित नेहरू पैदा हुए थे तो 14 को ही वृश्चिक संक्रांति शुरू हुई, लेकिन वो जस्ट इनिशियल बिगिनिंग है तो अधिक प्रभाव शरद का कहा जाएगा। इंदिरा जी 19 नवंबर यानी हेमंत चल रहा था, शुरू हो गया ना, पर बिल्कुल इसके बीच में यह पूर्ण प्रभावशाली कहा जाएगा। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़े अच्छे वक्ता थे, बड़े अच्छे कवि थे, कवि हृदय थे और एक उत्कृष्ट मानवीय संरचना थी। और जो उत्कृष्ट मानवीय संरचना है ना, क्या कहा उसके बारे में लिखा गया ना, क्या लिखा गया? लिखा जाता है कि अयम निदः परोवेति, अयम निदः परोवेति गणना लघुचेतसाम, अयम निदः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो संकीर्ण है, जिनकी विचारधारा ब्रॉडनेस नहीं है, विस्तीर्णता नहीं है, गहराई नहीं है, उनके लिए परोवेती, कौन पराया है कौन अपना है, ये भाव है। वो बांट लेते हैं, ये पराई अपना है। ये छोटी मानसिकता के लोग, संकीर्ण मानसिकता में ये बात कही जाती है। पर उदार चरिता ना, जो उदात्त चरित्र के, उदार चरित्र के, ब्रॉड मस्तिष्क के हैं, उनका क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही उनका परिवार है। और उनमें ब्राइटनेस होती है, बड़े अच्छे भाव होते हैं, बड़ी निश्चलता भी होती है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। वो इस सिद्धांत के, इस नीति के संवाहक होते हैं। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा वक्ता जो सबके मन को मोह ले, सबको बड़ा प्रिय बन जाए, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे लोगों को कभी मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो उन विभूतियों में से ये नाम भी कभी मरने वाला नाम नहीं कहा जाएगा, कि आज भी उनका काव्य, उनकी सोच, उनकी विचारधारा या जो एक सद्भाव था सबको अपना बनाने का, वो आज भी जिंदा है। खैर, ऐसा हुआ कैसे? ऐसा व्यक्तित्व कैसे मिला? ज्योतिष के विश्लेषण में इसकी व्याख्या कैसे की जाए? आइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जन्म है वो कब है? 25 दिसंबर 1924 में। दिन था बृहस्पतिवार। रात्रि अपनी बीतने की तरफ बढ़ रही थी, तब उनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्म। लेकिन तुला है, तुला लग्न है, राशि वृश्चिक। चलिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री अब तक हुए। पहले प्रधानमंत्री का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, दोनों की राशि वृश्चिक। उनकी राशि वृश्चिक थी और इनकी राशि वृश्चिक है, और चंद्रमा द्वितीय भाव में, तुला लग्न है, चंद्रमा द्वितीय भाव में, बड़ा फर्क है। वो 25 दिसंबर की रात है और मोदी जी 17 सितंबर के दिन में 10 बजे पैदा हुए भाई। है, अब देखा जाए तो तुला लग्न में शनि लग्न में बैठ गया। शुक्र जो उसका बड़ा परम मित्र है, जिसकी राशि में बैठा है विराज, वो बगल में ही वृश्चिक में विराजमान है, चंद्रमा के साथ बैठ गया। अब तीसरे भाव में सूर्य धनु 9 नंबर के अंक में है। बृहस्पति जो 9 का स्वामी वही विराजमान है। बुध नाम का जो प्लेनेट है वो भी 9 नंबर तीसरे भाव में ही है, वो तीसरे भाव का अधिपति है। ये 3 नंबर का अंक होता है, वही बैठ गया। जो हमारे कंठ का मालिक होता है, जो कंठ की मिठास है, जो सारगर्भिता है, वाणी की गुणवत्ता है, वाणी का अलंकरण है, वो तृतीय भाव है। मंगल 6ठे भाव में, मीन राशि में, थोड़ा साफ कहा जाएगा। कोई शत्रु व्यवहार नहीं, अपने भाव से शत्रु को भी मित्र बना लेने वाला।
कौन अपना पराया पाया का भाव बिल्कुल कहा ही नहीं जाएगा। सच में लागू होता था। वो महामानव इस विचारधारा के थे कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा मेरा परिवार है। पर ये महानता आई कैसे और विसंगतियां क्या रही, दोनों बात जान लिया जाए। हाँ, देखा जाए जो ग्रह हैं उनका जो क्रम है वो 7 से लेकर 10 तक क्रमशः हैं। एक मंगल को छोड़ दिया जाता, यानी लग्न से लेके दूसरा भाव तीसरा भाव भरा पूरा है। तीसरे भाव में 3 ग्रह हैं, तीसरा भाव भी ग्रह में 3 है। सूर्य वही है, बृहस्पति वही है, बुध वही। जहां बृहस्पति एक बड़ा गांधीर्य देता है, विश्व की गंभीरता में ले जाता है, जो गंभीर मानव चिंतक कहा जाएगा। सोच में कहीं फिलॉसफी होती, दर्शन होता है, वही बुद्ध कला रचना कवि बना देता है। तो भाषा में सारगर्भिता, ओजस्विता, वाकपटता और बुद्ध का काव्य निपुणता, बड़े अच्छे कवि। शुक्र वृश्चिक में आ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया। मैंने कहा था ना कि जब चित्त और मन दोनों मिल जाए तो संवेदना का संपूर्ण संगम हो जाता है। मानो जल की दोनों हो मिले, जल मिला, जल की गहराई मिल गई, निर्लिप्तता। पर दर्बेसुलोष्ठवत ये भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि कोई लालच नहीं था। अब बात पैदा होती थी कि इतने अच्छे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अब विवाहित रहे, विवाह नहीं किया। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है भाई। हेमंत ऋतु है, दिन बृहस्पतिवार ही है, जिस ऋतु का मालिक स्वयं बृहस्पति है। बृहस्पति कुंडली में डोमिनेट भी कर रहा है, तीसरे भाव में है। हाँ, क्या होता है, क्या पहला शुक्र नाम का जो ग्रह है वो वृश्चिक में है, चंद्रमा भी बैठ गया। ये कुंडली के 7वें भाव से 8वें भाव का खाना है। जब यहां होता है तो विवाह का सुख नहीं देता, या कोई ऐसा वैवाहिक जीवन नहीं होता है। और जब बृहस्पति तीसरे बैठ जाए तो ये आइसोलेशन पैदा करता है, अकेलापन पैदा करता है। पर ये आयु का प्रधान क्षेत्र है, वायु का प्रधान क्षेत्र है, वायुदा। वो एक निरंतर चलने वाली, अल्हड़ बहने वाली सुगंधित वायु की तरह से थे, जो बह रही है, सुगंध फैला रही है, अल्हड़ है, आई बात। लेकिन बृहस्पति आइसोलेट कर देता है, जैसे से परिवार का निर्माण संरचना नहीं करता है, जैसे एक प्रमाणिक पारिवारिक जीवन कहा है। पर अपने विचारों के, अपने सिद्धांतों के अडिग कहते हैं। खैर, ये बात रही हेमंत को समझाने के लिए अटल जी की कुंडली। अब और बातें करते हैं कि हेमंत ऋतु को स्त्री प्रधान ऋतु कहा गया है, क्योंकि जब हम शुरू करते 10 लाइन को ना, 16 जुलाई की बात, पहली ऋतु वर्षा, दूसरी ऋतु शरद और तीसरी ऋतु हेमंत। हेमंत सबसे आखिरी है। ये स्त्री सत्ता की 3 अवस्थाएं हैं। जो सबसे गर्म अवस्था है उसे हम वर्षा कहते हैं। जो स्त्रियां या जो फीमेल वर्षा में पैदा, उनके हार्मोन बड़े गर्म होते हैं और एग्रेशन तेज होता है। जो शरद में वो बीच में है, वो ठीक ठीक है, बहुत एग्रेसिव भी नहीं है और बहुत प्रौढ़ता भी नहीं। पर जो हेमंत की स्त्रियां होती है बड़ी प्रौढ़ होती है, बल्कि आज तक मैंने द परफेक्शन ऑफ द फीमेल, स्त्री की निपुणता, निपुण स्त्री, एक मजबूत या उदार मातृसत्ता। और मातृसत्ता जीवन की बड़ी अहम सत्ता है। जिस सत्ता के बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कुछ हम माँ से पा लेते हैं वो जीवन में कहीं रहने से प्राप्त नहीं होता है। चाहे माँ का दूध हो, उसके अंचल हो, उसका स्पर्श हो, उसकी वो आत्मीयता हो, उसका वो दुलार हो, और उसकी ब्लैकमेलिंग हो, कहाँ प्राप्त होता है। अतः जो स्त्रियां इस ऋतु में पैदा होती है और खास रात में पैदा हो जाए, उनमें बड़ी प्रौढ़ होती है। उम्र छोटी है, बेचोटी बढ़ गई,
है बात। सबको थोड़ा छोटा देखने की प्रवृत्ति होती है, लगता है हम सबसे बड़े हो गए हैं। अगर वो छोटी बिटिया भी है मान लीजिए, तो वो घर में बिल्कुल वैसे ही जैसे लगता है कोई मातृसत्ता हो। अब ये हेमंत होता है। अब हेमंत में एक वृश्चिक है, एक धनु संक्रांति। वृश्चिक का मालिक मंगल है, धनु का मालिक बृहस्पति। मान लो पहले संक्रांति में जहां मंगल है तो थोड़ा क्रोध तेज होता है कि बड़ी अच्छी स्त्री, बड़ा जिम्मेदारी निभाने वाली, बड़ी सेविका, बड़ी सेवा करने वाली, बड़ी गिवर देने वाली। पर अगर क्रोध आ गया, क्रोधित हो गई, गुस्सा आ गया, तो थोड़ा गिवर लूजर, अच्छा क्या बोल के मैंने खराब कर लिया। अगर दिन की सत्ता है कि मान लो स्त्री सत्ता है, पर जब दिन में हुआ है, रात्रि में नहीं हुआ, मध्यरात्रि में, दिन में नहीं हुआ, तो थोड़ा इसके प्रभाव कम कह रहे हैं। शरीर के जो हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्मोन को थोड़ा अग्रेसिव कहे जाएंगे और शारीरिक विकास बड़ा मोर मेच्योर कहा जाएगा। अगर मान लीजिए पुरुष पैदा हुआ हेमंत ऋतु में, तो कैसा कहा था भाई पुरुष, मैंने भी संज्ञाएं दी है ना। जब पुरुष के अंदर स्त्री का आधिक्य होता है, स्त्री पुरुष का आधिक्य होता है या पुरुष स्त्री का आधिक्य होता है, जब पुरुष का आधिक्य होता है तो पुरुष बड़ा संवेदनशील होता है, काव्य कुशल, बड़ा संवेदनशील। यही तो कारण था कि पंडित नेहरू चाचा बन गए, बच्चों के प्रिय बन गए और एक बड़ा अच्छी रचयिता बन गए। लिखा उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। उसके पुस्तक को पढ़ा जाए तो वो बड़ा दार्शनिक किताब को ही दे। इतना ही नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने पितृत्व पिता के कर्तव्य को निभाने के लिए बहुत कम ही उम्र में उनकी पत्नी का निधन हो गया। कमला नेहरू जी 28 फरवरी 1936 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी बीमार चल रही थी, जबकि पंडित नेहरू की जीवन की प्रेरक थी उनको तैयार करने के लिए, लड़ाई के, देश की लड़ाई में भाग लेने के लिए बड़ी अच्छी प्रेरक, और स्वयं शामिल थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए महिलाओं का दल तैयार किया था, जेल भी गई थी, खूब संघर्ष भी किया। और जब कोई पुरुष रात्रि में पैदा होता हो, हेमंत रात्रि में पैदा होता तो क्या, तो वो कैसा होता है, उसे कहते हैं मदर होल्डेड बेबी। मातृसत्ता से बड़ा प्यार करने वाला। दोनों सत्ताएं मदर सत्ता ही तो होती हैं, चाहे पत्नी हो या माँ हो। माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री। तो जो लोग अपने माँ से बड़ा अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, उनका पत्नी से बड़ा अटैचमेंट तो लगा होता है। यही तो कारण था कि बड़े कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जब नेहरू जी की अवस्था मात्र 46 वर्ष की थी, 46, पर उन्होंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया, रीमैरिज नहीं किया उन्होंने। पर उनके सामने एक बिटिया थी जिसके व्यक्तित्व का निर्माण करना था, एक राष्ट्र सेवा का व्रत था जिसको लेके चलना था, और उन्होंने अपने उस संकल्प का निर्वहन किया। हाँ, एक बड़ी खास बात है कि हेमंत ऋतु में चीजें थोड़ा देर से प्राप्त होती है, मुश्किल के बाद प्राप्त होती हैं, आसानी से नहीं मिलता। आज वाजपेयी जी को ले लीजिए, सबने देर से पाया, जो भी जितने हेमंत के लोग हैं। पर जब ग्रहों में एकावली होता है तो कर्म टूटता नहीं। नेहरू जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, वो हमारे आजादी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और 1947 से लेकर टिल 1964 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, 27 मई 1964 मृत्यु पर्यंत देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई कर्म ब्रेक नहीं हुआ। पर बड़ी मुश्किलों के बाद मिला था। देश की लड़ाई में जेल भी गए। गांधी जी के बड़े प्रिय थे, वो बड़े संवेदनशील थे। नेहरू बहुत संवेदनशील थे, और गांधी जी भी बड़े संवेदनशील थे। तो राशियां बड़ी एक थी, उनकी राशि करती थी, इनकी राशि भी करती। अतः किसी से उनका अटैचमेंट बड़ा प्रगाढ़ होता था, पर बड़े उदार चित्त के थे। कभी उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री बने
तो बात आई जम्मू कश्मीर की। दीनदयाल उपाध्याय जी को चुना कि चलो भाई आप वहाँ के प्रभारी मंत्री हो जाए जम्मू कश्मीर का। अम्बेडकर कांग्रेस में नहीं थे, अम्बेडकर चुना कि अम्बेडकर जी आप संविधान लिखिए। तो सबको लेके चलने वाली बात थी नेहरू जी में, ये बड़ा अच्छा था। पर्सनैलिटी नहीं थी कि आप अपने हो ये पराये हो, नहीं, ये भाव उनमें नहीं। तो हेमंत का व्यक्तित्व तो बड़ा बराड़ होता है, बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा कारुण्य भाव होता है, पर पीड़ा को समझने की बड़ी अच्छी एहसास होता है, फीलिंग्स होती है। अतः ये लोकप्रिय हो जाते, हो ही गए। यही बात समझ। ये रहा हेमंत की चर्चा, हेमंत का विश्लेषण। अगले एपिसोड में कुछ और बातें करनी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अगले एपिसोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।